ज्योमेट्रिक नॉन लिनियरिटी ये है कि मटेरियल नॉन लिनियरिटी के कंट्रास्ट में आप ज़रा इसको अगर समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मटेरियल नॉन लिनियरिटी तो बड़ा क्लियर है कि आपका मटेरियल जो हुक्स लॉ फॉलो करता है वो अगर क्रैकिंग, यील्डिंग और बाकी इफ़ेक्ट्स की वजह से फॉलो ना करे तो ये मटेरियल नॉन लिनियरिटी है। आपका मटेरियल इनइलास्टिक हो गया, ठीक है। सो जो हमने उसको पहले इलास्टिक एज्यूम किया हुआ था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को फॉर एवर लीनियर एज्यूम किया हुआ था, अगर आप उसको एक रियलिस्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कन्वर्ट कर दें तो ये है मटेरियल नॉन लिनियरिटी। और इसकी कॉजेज़ ऑब्वियस हैं, यानी क्रैकिंग, यील्डिंग, मटेरियल डिसइंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। सो ये बड़ा फिज़िकली अंडरस्टूड फिनोमेना है, मटेरियल का नॉन लीनियर हो जाना या लीनियर लाइन से डेविएट हो जाना, हुक्स लॉ से जो है वो डेविएट हो जाना। ज्योमेट्रिक नॉन लिनियरिटी इसके बरक्स ये है कि अगर आपकी स्ट्रक्चर की डिफॉर्म्ड शेप दोबारा से अप्लाइड लोडिंग को मॉडिफाई करना शुरू कर दे, यानी इसमें मटेरियल नॉन लिनियरिटी में तो ऐसा है ना कि आप लेट से एक मटेरियल है और वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। मटेरियल नॉन लिनियरिटी में क्या होगा कि ये सिग्मा ई इंटू एप्सिलॉन के बराबर नहीं रहेगा, लेकिन जो रिजल्टिंग एप्सिलॉन होगा, जो भी नॉन लीनियर एप्सिलॉन है, वो दोबारा से सिग्मा को अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोबारा से किसी एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ज्योमेट्रिक नॉन लिनियरिटी इसके बरक्स ये है कि आप इमेजिन करें कि एक डेफॉर्मेशन ऐसी है जो अप्लाइड लोडिंग को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। और यानी दूसरे मानों में स्ट्रक्चर की डिफॉर्म्ड शेप आपके स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले एक्शंस को मॉडिफाई करना शुरू कर दे। यानी अगर एक कैंटिलीवर कॉलम मैं लेता हूँ और उस पर लेटरल फोर्स भी है, वर्टिकल फोर्स भी है। लेटरल फोर्स की वजह से ये डिफॉर्म करेगा ऐसे, जब डिफॉर्म करेगा तो वर्टिकल लोड डिस्प्लेस हो जाएगा। वर्टिकल लोड तो ज़ाहिर है फिज़िकली इस कॉलम की टिप के ऊपर रहेगा ना, तो अगर कॉलम की टिप लेटरली डिस्प्लेस हो रही है तो वर्टिकल लोड भी डिस्प्लेस हो जाएगा। और पहले वर्टिकल लोड जिसने पहले कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं किया हुआ था, अब वो एक इस डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में लेट से P जो है वो अप्लाइड लोडिंग है, डेल्टा इस लेटरल फोर्स की वजह से डेफॉर्मेशन है, तो अब नई लोकेशन पर जाने के बाद एक मोमेंट भी ऐड हो जाएगा P की वजह से, और वो होगा P इंटू डेल्टा, ठीक है। सो अगर आप इस इफ़ेक्ट को काउंट ना करें, यानी डिफॉर्म्ड शेप को कंसिडर ना करें इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखने के लिए, अगर मैं लेट से ये मेरा रिएक्शन है R, इसका मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखूं तो क्या होगा, P इज इक्वल टू R, ऐसे ही है ना। और इसी तरह मैं मोमेंट भी लिख सकता हूँ, लेट से मेरा MR जो है ये मेरा रिएक्शन मोमेंट है, तो मैं इस V की वजह से आने वाला जो मोमेंट है उसको इक्वेट कर दूंगा MR के, ठीक है। तो V इंटू हाइट ऑफ द कॉलम इज इक्वल टू MR, ठीक है। ये दो इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम की मैंने लिखी हैं, ये इस इजम्पशन के साथ लिखी हैं कि ये जो डेफॉर्मेशन है ये अप्लाइड लोडिंग के इफ़ेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर रही। P जो है वो अभी भी एज्यूम हुआ है कि जैसे वो इस कॉलम की ओरिजिनल लोकेशन की टिप पे लगा हुआ है, तभी तो वो P डेल्टा नाम का एक नया मोमेंट इस मोमेंट इक्वेशन में इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। सो अगर आप स्ट्रक्चर की अनडिफॉर्म्ड शेप कंडीशन को एज्यूम करते हुए इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करवाएंगे और सारा का सारा एनालिसिस करेंगे तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट, फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस, फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस, ठीक है। यानी इसमें सेकंड ऑर्डर इफेक्ट शामिल नहीं है। सेकंड ऑर्डर का मतलब होता है जो एडिशनल डेफॉर्मेशन की वजह से जो एडिशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया उसको इग्नोर किया गया, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरा सिनारियो एज्यूम करें जिसमें मैं ये जो P थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, अब P की डिस्प्लेस्ड कंडीशन पोजीशन कंसिडर करूं तो जो नई इक्वेशन मोमेंट की बनेगी
वो उसमें पी डेल्टा भी इंक्लूड होगा उस इक्वेशन में, ठीक है। यानी अगर ये पी डेल्टा जो है वो वी के साथ सेम डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, तो वो उस साइड पर ऐड हो जाएगा। तो अब आपकी मोमेंट इक्वेशन में 3 मोमेंट आ गए हैं, ठीक है। एक रिएक्शन मोमेंट, एक वी की वजह से आने वाला मोमेंट, और एक जो पी की वजह से, पी के डिस्प्लेस होने की वजह से एडिशनल मोमेंट आ गया है। इस मोमेंट को कहते हैं सेकेंडरी मोमेंट या सेकेंड ऑर्डर मोमेंट, ठीक है। अच्छा, ये भी अभी अप्रॉक्सीमेट सिचुएशन है, ऑल्दो कि मैंने डिफॉर्म शेप कंसिडर कर ली, लेकिन ये जो अभी सिचुएशन आपको बताई है ये एग्जैक्टली पी डेल्टा एनालिसिस है कि जिसमें सेकेंड ऑर्डर मोमेंट आपकी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में इंक्लूड कर दिया जाता है, और उसका जो इफेक्ट मेंबर फोर्सेस पे, डेफॉर्मेशंस पे पड़ना होता है वो सॉफ्टवेयर उसमें डाल देता है। लेकिन अभी भी ये एक्यूरेट नहीं है, ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस नहीं है। उसको समझने के लिए एक तीसरा केस देखें कि जिसमें देखें जब ये कॉलम अप्लाइड लोडिंग वी की वजह से रोटेट होगा या डिस्प्लेस होगा लेटरल डायरेक्शन में, तो इसकी ये जो टिप है एग्जैक्टली अब ये नई लोकेशन हॉरिजॉन्टली उसी लेवल पे नहीं होगी बल्कि थोड़ी सी नीचे होगी। वो इफ़ेक्ट अभी नहीं काउंट हुआ हुआ। अगर वो थोड़ी सी नीचे होगी, यानी अगर मैं ज़्यादा इसको एग्जैजरेट करके बनाता हूँ, तो अगर ये ओरिजिनल पोजीशन है, ये उसकी टिप है, तो जब ये अप्लाइड फोर्स V लग रहा है और P लग रहा है, डिफॉर्म्ड शेप इसकी कुछ इस तरह से होगी कि अब ये थोड़ा सा नीचे भी चला गया, यानी ये उसकी ओरिजिनल लेवल था, ये थोड़ा सा नीचे भी आ गया और टुवर्ड्स राइट हैंड साइड भी आ गया। अगर मैं इसका नीचे आना भी कंसिडर कर लूँ एनालिसिस में, तो अब जो मोमेंट है वो V का मोमेंट भी तब्दील हो जाएगा। V का भी जो मोमेंट आर्म पहले आपने H लिया हुआ है, टोटल हाइट ली हुई है, अब वो H नहीं रहेगी, H से थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, और आप वो डायगनल यानी ये जो अब नया मोमेंट आर्म है ये अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप उसका रोटेशन कंसिडर करेंगे उस कॉलम का, और जितने डिग्री भी रोटेशन है उस हिसाब से देखेंगे कि इसकी अब टिप कितनी नीचे हो गई है, ठीक है। सो अगर आप देखें अब आप एक और थर्ड इक्वेशन बनाएं जिसमें ना सिर्फ के P का हॉरिजॉन्टली मूव हो जाना उसका सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, और V का थोड़ा नीचे मूव हो जाना उसका सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, यानी उसका जो चेंज इन हाइट हो गई है, हाइट हो गया या मोमेंट आर्म चेंज हो गया है, उसको भी कंसिडर करें। तो अब ये ट्रू लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस है जिसमें बिल्कुल ही किसी अप्रॉक्सीमेशन के साथ जो है ना वो डिफॉर्म शेप कंसिडर नहीं हुई हुई, प्योरली एक्चुअल डिफॉर्म शेप कंसिडर हुई हुई है। अगर पी डेल्टा की बात करें इस केस की, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली डिफॉर्म शेप कंसिडर हुई हुई है कि आपने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट तो कंसिडर कर ली, वर्टिकल डाउनवर्ड कंसिडर नहीं किया। लेकिन थर्ड केस में आप सब बिल्कुल एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर की डिफॉर्म शेप है उसके मुताबिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब अगर आप ये काम करें, किसी सिंपल केस के लिए भी करें, कैंटिलीवर के लिए देखिएगा कि आप ये नई हाइट या मोमेंट आर्म कैलकुलेट करें और इक्विलिब्रियम इक्वेशन मोमेंट की लिखें इस थर्ड केस के लिए। आप देखेंगे कि वो इक्वेशन नॉन लीनियर होगी, यानी अप्लाइड फोर्स V में और डेल्टा में जो रिलेशनशिप है वो सीधा सीधा लीनियर नहीं रहेगा। इस केस में लीनियर है, जो फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस था ना, फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस में आपका सिंपल इक्वेशन थी mr इज इक्वल टू V इंटू एच, ठीक है। और ये जो V और कैपिटल डेल्टा हैं ये डायरेक्टली लीनियर रिलेट कर रहे थे, V को डबल करें डेल्टा डबल हो जाए, ठीक है। ये लीनियर रिलेशन था फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस में। लेकिन जब आप ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस यानी स्ट्रक्चर की ट्रू डिफॉर्म शेप को कंसिडर करके इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, तो वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन नॉन लीनियर होगी, यानी V को डबल करने से आप देखेंगे डेल्टा डबल नहीं हो रहा होगा, बिकॉज V को डबल करने से डेल्टा हो सकता है डबल से ज़्यादा हो रहा हो या डबल से कम हो रहा हो, इनमें सीधा सीधा 1-to-1 रिलेशन नहीं रहेगा, लीनियर रिलेशन नहीं रहेगा, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर मोमेंट भी ऐड हो गए हैं अब इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सो वो ज्योमेट्रिकली नॉन लीनियर हो गया स्ट्रक्चर, मैथमेटिकली नॉन लीनियर हो गया। फिजिकली तो नॉन लीनियर तब होगा जब मटेरियल वगैरह फेल होंगे और वो क्रैकिंग यील्डिंग वगैरह वाला इफेक्ट आएगा, लेकिन ये ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी है कि मैथमेटिकली स्ट्रक्चर की डिफॉर्म शेप ने
आपके फोर्स और डेफॉर्मेशन के दरमियान थ्योरेटिकल बिहेवियर को नॉन लीनियर कर दिया, ठीक है। सो इसमें फिर बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। कैटेनरी इफेक्ट फॉर एग्जांपल एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, चेक कीजिएगा गूगल पे या किसी रिसोर्सेज में, बुक्स वगैरह में। कैटेनरी इफेक्ट है एक, ठीक है, कि आप किसी एक लेट से एक दो फिक्स सपोर्ट के दरमियान एक बड़ी फ्लेक्सिबल सी एलिमेंट है आपकी, आप उस पर दरमियान में अप्लाइड लोड लगा रहे हैं, तो जैसे जैसे लोड लगाते जाएंगे आपका ये जो एलिमेंट है ये ज़्यादा स्टिफ होता जाएगा, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता डिफॉर्म होगा इस कंडीशन में, ठीक है। और ये हर नए लोड इंक्रीमेंट के साथ बजाय के डिग्रेड हो, मैथमेटिकली ये स्टिफ होता जाएगा जब इसको एक्चुअल इसकी बाउंड्री कंडीशन और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, डिफॉर्म शेप, हर चीज़ काउंट की जाएगी जब, ठीक है। सो ये है क्विक इंट्रोडक्शन ज्योमेट्रिक नॉन लिनियरिटी का। इसको ट्रूली अकाउंट किया जा सकता है सिर्फ लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस से, कि जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट डिफॉर्म शेप से इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी जाती है। लेकिन इसको अकाउंट करने का एक शॉर्टकट ये है कि पी डेल्टा एनालिसिस कर लिया जाए, कि अप्रॉक्सीमेट डिफॉर्म शेप कंसिडर करके सेकंड ऑर्डर मोमेंट कैलकुलेट किए जाएं और वो फर्स्ट ऑर्डर में इंक्लूड कर लिए जाएं, ठीक है। सो प्रोग्राम में सैप में आई थिंक दोनों ऑप्शन हैं, नो पी डेल्टा मतलब फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस, पी डेल्टा यानी सेकंड ऑर्डर एनालिसिस विद अप्रॉक्सीमेशन, और थर्ड ऑप्शन है लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस के जिसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, वो आइट्रेटिव होगा, ठीक है, और वो बहुत फ्लेक्सिबल किस्म के स्ट्रक्चर्स के लिए करना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में तो पी डेल्टा एनालिसिस आपको ऑलमोस्ट वही एक्यूरेसी दे देता है रिजल्ट्स में जो लार्ज डिस्प्लेसमेंट से अचीव होती है। लेट से अगर आपके स्ट्रक्चर्स में केबल्स हैं, केबल स्टेट ब्रिज लेट से आप कर रहे हैं, या थिन फैब्रिक हैं, वो फैब्रिक आप फ्लेक्सिबल फैब्रिक मॉडल कर रहे हैं, इन केसेस में आपको लार्ज डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस में जाना चाहिए, बिकॉज उस केस में स्ट्रक्चर की डेफॉर्मेशन इतनी सिग्निफिकेंट होंगी कि वो आपकी अप्लाइड लोडिंग के एक्शन को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो आपको पी डेल्टा एनालिसिस इनफ एक्यूरेसी दे देगा, ठीक है। और उसमें भी अगर बहुत सिंपल है, यानी लो राइज बिल्डिंग्स हैं या ऐसी बिल्डिंग जिनमें सिग्निफिकेंट वर्टिकल लोडिंग नहीं है, सो उस केस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है आपको आपका थीटा कोएफिशिएंट जो स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट है वो लेस देन 0.1 आएगा, या आपको उस सूरत में पी डेल्टा को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है।